स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, क्योंकि ये होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि भैया साम्यावस्था तो होती है। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि साम्यावस्था क्या होती है। आज हम ये जानेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें साम्यावस्था किस प्रकार से होती है, और ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। पर पहले ये देख लेते हैं कि जो चैप्टर है जिसकी भयंकर वाली दहशत बना रखी है कि सर इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था वाला अध्याय है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ऊपर से जाता है। ठीक है, तो ये जो दहशत है ना, इसको अपन पहले खत्म करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो आपका चैप्टर है ना साम्यावस्था, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपका चैप्टर है भाई साम्यावस्था, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है कौन सा, तो आपने कहा सर साम्यावस्था, इसको मैंने कुछ एक पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जाना था कि भाई साम्यावस्था होती क्या है, तो मैंने क्या कहा भैया कि साम्यावस्था जो है, राइट, साम्यावस्था जो है इसको मैंने कुछ एक पार्ट्स में क्या किया, तो भैया स्प्लिट कर दिया। इंग्लिश में अपन इसको क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर इसके लिए एक बढ़िया वाला अपन ने नाम रखा था, एंड दैट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो स्टूडेंट्स इसे हम कहने वाले हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, सवाल पैदा होता है कि सर ये जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, ये बेसिकली क्या चीज है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर हम 3-4 मुख्य रूप से जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। कौन से टॉपिक्स हैं, तो भाई एक तो हम ये जानते हैं कि भाई भौतिक साम्यावस्था क्या होती है। ठीक है, पूरा चैप्टर अपना बड़ा मजेदार है कि भौतिक साम्यावस्था क्या होती है। दूसरा हम ये जानते हैं कि भाई रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है। इन सब के उदाहरण अभी हम देखेंगे, एक बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हम फिर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक इस पूरे चैप्टर को भैया हम लोग तोड़ेंगे नहीं, जब तक इस पूरे चैप्टर को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बड़े ध्यान से देखिएगा। और फिर है आयनिक। अब आयनिक क्या होगा, तो यहां पर हम आयंस के बारे में बात करेंगे, और इसी आयनिक साम्यावस्था में हम जो है अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, और जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, तो भाई लवण के बारे में। मतलब इस चैप्टर से आपको अम्ल की, क्षार की और लवण की एग्जैक्ट डेफिनेशन और जो एग्जांपल्स है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएंगे। चलिए भाई, तो आगे बढ़ने वाले हैं। आयनिक, रासायनिक और भौतिक साम्यावस्था जो है, राइट, ये इस चैप्टर में अपने को देखना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आने वाली बहुत सारी चीजें है तो इजी, पर क्योंकि आप पहली बार देख रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी कहानी है। स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि भैया साम्यावस्था क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल मैं कैसे लूंगा, तो एग्जाम्पल लेने के लिए अपने पास अपना फेवरेट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं बोतल, और इस बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, पानी भरा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा खेल की शुरुआत कहां से होती है। देखो, साम्यावस्था और भौतिक साम्यावस्था दोनों अपन समझेंगे, है ना। तो मैंने कहा कि भैया यहां पर मेरे पास एक डिब्बा है और इस डिब्बे में जल भरा हुआ है, और इस डिब्बे में जल भरा हुआ है, और इस डिब्बे में जल भरा हुआ है। आपने कहा हाँ सर जल तो भरा ही है, रुको ना थोड़ी स्टाइल वाला जल भरते हैं इसमें अपन लोग, बात समझ में। अब स्टूडेंट्स, इस पे जो जल भरा हुआ है उसकी अवस्था कौन सी, तो आप कहेंगे सर द्रव अवस्था है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पर मैं कह रहा हूं कि जल के कुछ अणु जो हैं वो वाष्प भी बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भैया जल के जो कुछ अणु हैं वो वाष्प भी बन रहे हैं। बात समझ में आई। मतलब देखो, 3 सिचुएशन हो सकती है, या तो जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, या फिर आपका जो वाष्प है वो जल में परिवर्तित हो रहा है, या फिर जितना जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है बस उतना ही वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है। बस इतनी सी कहानी। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा भैया एक सिचुएशन है कि जितना जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, राइट, उतना ही वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है। तो हमने कहा सुनो एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ ना हम यहां पर लिख देते हैं वाष्प, और इस जगह पर जो है क्या भरा हुआ है, तो भाई आपने कहा जल भरा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जितना जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है उतना ही वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि भैया एक तरफ तो हमने लिखा 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 H2, और ये आपका जल हो गया।
और साम्यावस्था को कैसे दर्शाते हैं? तो हमने कहा भैया दोनों तरफ की रिएक्शन है, इसलिए जो तीर है ना वह दोनों तरफ जाकर लगेगा और ये हो जाएगा आपका वाष्प। तो भाई एक तरफ तो आपके पास जल है, दूसरी तरफ आपके पास जो है भाई वाष्प है। एक तरफ जल है, दूसरी तरफ जो है वो क्या है? वाष्प है। तो आपने कहा सर जितना जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, यदि उतना ही वाष्प उसी समय पर जल में परिवर्तित हो जाए तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? साम्यावस्था बोलते हैं। तो फिर आपने कहा कि सर लास्ट लेक्चर में आपने हमें यह बताया था, जो कि आपको याद भी होगा क्योंकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कि रिएक्शन तो भैया चल रही है पर सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। फिर से एक बार समझेंगे, रिएक्शन तो चल रही है, बात समझ में आई, जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है, पर सांद्रता या फिर मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? भाई साम्यावस्था कहते हैं। और यदि यह साम्यावस्था किसके लिए होती है? भौतिक प्रक्रमों के लिए होती है। यदि यह साम्यावस्था भौतिक प्रक्रमों के लिए होती है तो इस सिचुएशन में हम इसे कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम या फिर भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी है। आपने कहा वाह जी सर, मस्त, शानदार, मजेदार। तो साम्यावस्था समझ में आ गई, भौतिक साम्यावस्था समझ में आ गई। कुछ और चीजों को दिमाग के अंदर हम सेट करते हैं कि ये जनरली हम देखने वाले हैं कब? अवस्था परिवर्तन में। हम किस में देखेंगे? तो आपने कहा सर अवस्था परिवर्तन में। मतलब कोई रिएक्शन वाला एग्जाम्पल हम यहां पर नहीं लेने वाले हैं, मतलब कि कोई भी रिएक्शन वाला एग्जाम्पल जो है हम यहां पर नहीं लेने वाले हैं। एक काम करते हैं, साम्यावस्था को थोड़ा और शानदार तरीके से समझने के लिए हम इसी उदाहरण को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं भैया कि यहां पर जल जो है, ठीक है, इसके हैं आपके पास कितने ले लें? 70 अणु ले लेते हैं। चलो इसके हैं 70 अणु, ठीक है, और वाष्प जो है उसके मैंने कहे कि भाई 40 अणु है। चलो तो इसके कितने अणु हैं? तो 40 अणु हैं समझने के लिए। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ जल के कितने अणु जो हैं उसको हम वाष्प में परिवर्तित करते हैं, तो आप कहेंगे सर 70 से कम कुछ भी आप ले लीजिए। तो मैंने कहा बेटा कि काम करते हैं, 5 अणु जो हैं, ठीक है, वो क्या बन रहे हैं? वाष्प बन रहे हैं। 5 अणु जो है वो आपके वाष्प बन रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और द सेम वे आपके जो यहां पर 5 अणु हैं, राइट, वो क्या बन रहे हैं? तो भाई जल बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब इसको मैं इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूंगा तो एक तरफ तो मुझे 70 में से क्या करना पड़ेगा भाई? 5 घटाना पड़ेगा। एक तरफ तो मुझे 70 में से 5 घटाना पड़ेगा, और यहां पर देखो 70 में से 5 मैंने घटा दिए, बोलो यस सर। ऑन द सेम वे यहां पर 40 अणु थे ना, उसमें से 5 जल बन रहे हैं। चलो उसको भी मैंने 40 - 5 लिख दिया। आपने कहा वाह सर। पर भैया उसी समय पर क्या हो रहा है? बहुत ध्यान से देखना, ये 5 अणु इधर जुड़ रहे हैं, अरे बाबा ये 5 अणु इधर जुड़ रहे हैं, बात समझ में आई, और इधर से जो 5 अणु थे वो उस तरफ जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने जल के जो अणु थे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, जितने जल के अणु वाष्प बने थे उतने ही कोई दूसरे वाष्प के जो अणु हैं वो जल में परिवर्तित हो गए। मतलब कि ना तो जल के अणुओं की संख्या में परिवर्तन आया, ना ही वाष्प के अणुओं की संख्या में परिवर्तन आया। मतलब भैया रिएक्शन तो चल रही है, मतलब रिएक्शन तो चल रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, रिएक्शन तो चल रही है पर सांद्रता में, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसी सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम या फिर साम्यावस्था करते हैं। इसके 2-3 उदाहरण देखेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं और बस खत्म करेंगे भैया इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है, आप उदाहरण नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, चलो। अब आपने कहा सर ये तो मतलब बहुत इजी वाली बात हो गई, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया है ना। चलिए, तो भाई ये थी आपकी भौतिक अवस्था। इसमें मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन या रिएक्शन की हम बात नहीं करेंगे। तो यहां पर नीचे लिख दो नो केमिकल रिएक्शन। तो आपको जो है नो केमिकल क्या लिखना है भाई? रिएक्शन लिखना है, इसकी आपको बात करनी है, दैट्स ऑल। नो केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे, इसकी आप बात करेंगे। यहां तक ठीक? आपने कहा हां जी सर, एकदम चकाचक, पक्का। चलिए भाई, एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर जब साम्यता की बात करते हैं तो क्या दोनों की सांद्रता बराबर है?
सांद्रता बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे ध्यान से देखो, जल के अणु ज्यादा है और वाष्प के अणु कैसे हैं भाई, कम है। इनमें परिवर्तन नहीं होगा उसको अपन साम्यावस्था कहते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर यही चीज कहलाएगी आपकी क्या, साम्यावस्था। आओ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि भाई डेली लाइफ में यदि मैं आपसे बोलूं कि साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम है तो उसको आप कैसे समझोगे। दो उदाहरण लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि यहां पर ना क्या बना लें अपन, यहां पर जो है एक आपके पास, यहां पर जो है एक आपके पास दिल है, दिल, वो टेडी बियर वाला दिल होता है ना, वो एक आपके पास है। बात समझ में, टेडी बियर वाला जो दिल है वो आपके पास में। चलो भैया, तो हमने कहा कि ये एक खिलौना है, क्या है, तो आपने कहा सर एक खिलौना है। बात समझ में आई, तो आपने कहा सर एक खिलौना यहां पर है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खिलौना है और एक और ले लेंगे ऐसा वाला खिलौना। हाँ, ऐसा वाला अपन एक खिलौना और ले लेते हैं, गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो रुको जरा, अपन दो खिलौने लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैंने कहा भैया एक खिलौना ये है और एक खिलौना ये, अच्छे से बन जा बन जा बन जा बन जा, हाँ अरे भाई बन जा यार, बन जा, हाँ ठीक है, एक खिलौना ये है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना यहां पर हुआ क्या, ये है बेसिकली खिलौने, ठीक है, ये हैं बेसिकली खिलौने, ये दोनों जो हैं वो बेसिकली खिलौने हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेरे पास है कौन, ठीक है, मेरे पास यहां पर एक पर्सन है और मेरे पास यहां पर एक पर्सन है। दोनों के कुछ ना कुछ अपन नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों के हमने जो है नाम दे दिए, दोनों के जो है हमने भैया क्या दे दिए, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, नाम दे दिए, ठीक है। दोनों को अपन बना भी देते हैं, रुको जरा, बहुत ध्यान से देखना। साम्यावस्था तो सबकी खोपड़ी के अंदर मैं सेट करके ही रहूंगा आज, ठीक है। चलो तो ठीक है भैया, इस तरीके से मैंने दोनों के नाम दे दिए, ठीक है। अब बना दिया, अब दोनों के नाम भी ले लेते हैं। चलो इसका नाम हम क्या रखेंगे, बाबू, अपना फेवरेट कैरेक्टर, और उधर वाले का नाम क्या रखेंगे अपन, सोना, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास बाबू आ गया, एक तरफ आपके पास सोना आ गया। आपने कहा वाह सर मस्त वाली बात है, अब तो अपन बढ़िया वाली दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना उसको अपन पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बाबू ने क्या किया, ये वाला जो दिल है ना वो सोना को दे दिया। बड़ी मजेदार बात कि भैया बाबू ने जो दिल है बबुआ वो किसको दे दिया, तो आपने कहा सर बाबू ने ये दिल जो है वो सोना को दे दिया। बाबू ने ये दिल, कौन सा, खिलौने वाला दिल, अपना दिल नहीं, बाबू अभी इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो बाबू ने जो दिल है वो किसको दे दिया, तो आपने कहा सर बाबू ने जो दिल है ना वो सोना को दे दिया। चलो भाई ये भी सही है, बाबू ने जो दिल है वो सोना को दे दिया। सोना ने एक हाथ से दिल लिया और सोना के पास भी तो एक खिलौना था, तो सोना ने भी ये वाला जो खिलौना है वो बाबू को दे दिया। बात समझ में, मतलब ये कि बाबू ने एक खिलौना सोना को दिया और जो सोना है उसने भी एक खिलौना जो है बाबू को दिया। तो बाबू ने बेसिकली किया क्या, एक हाथ से खिलौना दिया और दूसरे हाथ से खिलौना ले लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक हाथ से खिलौना लिया और दिया और दूसरे वाले से खिलौना उसने वापस ले लिया। अब यहां रिएक्शन तो हुई, इसको आप मना नहीं कर सकते भाई, यहां पर एक परिवर्तन तो हुआ, एक प्रक्रम तो यहां पर हुआ कि जो दिल है वो बाबू से सोना की तरफ भी जा रहा है। बात समझ में आई, और दूसरा एक दिल खिलौना है जो कि सोना से बाबू की तरफ जा रहा है। मतलब ये कि रिएक्शन तो हो रही है, पर रिएक्शन होने के बाद भी अब बाबू के पास एक दिल है और सोना के पास भी एक दिल है। अब बाबू के पास सोना का दिल है और सोना के पास बाबू का दिल है। तो मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि भैया प्रक्रम तो हुआ ना। आपने कहा सर प्रक्रम तो हुआ, सही है, ठीक है, रिएक्शन तो हुई, पर दिल की मात्रा में, दिल की या खिलौने की मात्रा में, बात समझ में, खिलौने की मात्रा में, खिलौने की मात्रा में चेंज नहीं आया। बहुत ध्यान से देखेंगे, चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है दोनों किस पर हैं, तो भैया इक्विलिब्रियम पे हैं। दोनों जो है वो किस पर है, इक्विलिब्रियम पे हैं। बात समझ में आई, मतलब यदि बाबू ने अपना दिल सोना को दिया है तो सोना ने भी अपना दिल जो है वो किसको दिया है, बाबू को दिया है। खेल खत्म।
तो प्रक्रम तो हुआ पर खिलौने की मात्रा में कोनो चेंज नहीं आया, मतलब ये एक प्रकार की क्या है, साम्यता है। अब अपन इसको भी स्माइल करा देते हैं, मस्त, इसको भी करवा देते हैं, काहे परेशान होते हैं, ये लो। तो भैया ठीक है, इसको भी करवा देते हैं मस्त। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आपने कहा सर एकदम चकाचक मस्त वाली ये बात है, और कहानी अपने को हो चुकी है बिल्कुल क्लियर। नोट कर लो रे भैया। तो आपको यदि एक बार इक्विलिब्रियम और उसके अंदर जो है केमिकल है या फिजिकल, यदि ये बात समझ में आ गई, तो उसके बाद हमेशा के लिए जो कहानी है वो कैसी हो जाती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इजी। चलिए भैया, आप इसे नोट करेंगे। आपने किया ऐसे नोट, इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम उन उदाहरणों की बात कर लेते हैं जो कि बेसिकली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें कि अपन परेशान हो, बात समझ में। अब देखो, ये देखो, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर सिर्फ जल था, बोलो यस सर, उदाहरण बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर बाद यहां पर वाष्प ज्यादा हो गया, तो वाष्प के बढ़ने से ये जो आपका मरकरी था ये इस तरफ आकर ऊपर की तरफ चला गया, बात समझ में। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वापस से जो है ये ऐसा बना रहेगा, और जितना जल वाष्प में परिवर्तित होगा उतना ही वाष्प जो है वापस से भैया जल में परिवर्तित हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। तो इसके ना हमने अलग अलग उदाहरण ले लिए, बेसिकली बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छुटकू सा टॉपिक है, सीधे खोपड़ी में जाकर सेट होगा, राइट। तो हमने इसके कुछ सब टॉपिक्स ले लिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे भाई ठोस द्रव्य साम्यता के बारे में या फिर द्रव गैस साम्यता के बारे में। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा सर बड़ी शानदार वाली बात है, इस बात को थोड़ा सा हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, राइट। और हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई हम बात करेंगे ठोस गैस साम्यता के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में, ठोस गैस साम्यता के बारे में। अब सबसे पहला एग्जांपल देखो। अच्छा, मैंने ना सारे एग्जांपल ले लिए हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ध्यान से देखेंगे कि आयोडीन जो है वो आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब जितना आयोडीन ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हुआ, उतने ही अन्य आयोडीन के जो वाष्प थे भाई वो ठोस में परिवर्तित हो गए। तो ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। तो आयोडीन वाला एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यदि आप भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था की बात करेंगे और यदि आपसे कोई ठोस गैस साम्यता की बात करता है, तो ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर। हमारे पास एक और ऑप्शन है भाई, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है जो कि ठोस और वाष्प दोनों अवस्था में पाया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन है, और ये तो बहुत तगड़ा है, देखो कि कपूर जो है वो ठोस से वाष्प में और वाष्प से किस में हो सकता है भाई, ठोस में। यहां पर कपूर को जलाने की बात नहीं हो रही है, मतलब सिर्फ आप कपूर को उठाकर रख दीजिए, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद यदि आप देखेंगे तो वो जो कपूर रहेगा उसकी क्वांटिटी, मात्रा आपको कम दिखेगी, क्योंकि इसमें सीधे होता है ऊर्ध्वपातन, और कपूर जो होता है वो आपका ठोस अवस्था से परिवर्तित सीधे वाष्प में हो जाता है। तो भैया ये तीनों के तीनों ही महत्वपूर्ण क्या होंगे, तो आपने कहा सर उदाहरण होंगे। ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, तो आपने कहा सर ये तीनों के तीनों बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। ठीक है जी, नोट करेंगे। बहुत इजी पार्ट, बहुत इजी, बहुत मजेदार। चलो, और हम बात करने वाले हैं अब ना, मैं आपको एक शानदार वाली चीज बताता हूं। आपने क्वथनांक सुना? जी सर। आपने जो है गलनांक सुना? जी सर। इन सब की आपने डेफिनेशन भी सुनी, पर आपने जो डेफिनेशन सुनी थी ना, बड़े ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ रही है? आपने जो डेफिनेशन सुनी थी ना, उस डेफिनेशन में आप बार बार जो है साम्य शब्द को उपयोग करते थे। किसे उपयोग करते थे? तो आपने कहा सर आप बार बार यहां पर साम्य जो शब्द होता है उसको उपयोग करते थे कि एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, या फिर साम्यता पर जब ठोस और जल का जो, या जल और वाष्प का जो वाष्प दाब है वो एक समान हो जाता है, राइट, तो उसको हम, उस तापमान को हम जो है क्वथनांक कहते हैं। इस तरीके से इसको अपन समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो सेकंड वाले पॉइंट पर आते हैं, मस्त वाला। भाई द्रव और गैस की एक साम्यावस्था बनाते हैं। चलो ये बना दी, साम्यावस्था बनानी है ना, ये बना दी। चलो डिब्बा लिया, डिब्बे के नीचे यहां पर जो है, यहां पर जो है द्रव ले लिया,
और यहां पर जो है, यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर हमने वाष्प ले लिया तो इस जगह पर आपके पास द्रव हो गया, यहां पर आपके पास जो है वाष्प हो गया, और भैया दोनों का एक दूसरे में आदान प्रदान हो रहा है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई कि ऐसा तापमान, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, ऐसा तापमान जिस पर द्रव और गैस एक दूसरे के साथ साम्यावस्था पर आ जाते हैं, मतलब ये कि जितना जल का या द्रव का, जल का नहीं, जितना द्रव का अणु जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है भाई, वाष्प में, उतने ही वाष्प यदि द्रव में परिवर्तित होंगे तो जिस तापमान पर ये होगा उस तापमान को हम क्या बोलेंगे, जिस तापमान पर ये होगा, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्वथनांक बोलेंगे। तो क्वथनांक का, हिमांक का, या फिर आपका जो गलनांक होता है, राइट, इन सब का जो लेना देना है स्टूडेंट्स वो किसके साथ होता है भाई, साम्यता के साथ होता है। बात समझ में आई? अब आपने कहा सर एक काम करते हैं, हिमांक की बात कर लेते हैं या फिर गलनांक की बात कर लेते हैं, हिमांक की बात कर लेते हैं या फिर गलनांक की बात कर लेते हैं। एक ऐसा तापमान जिसमें जो द्रव होता है यदि वो ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसको अपन हिमांक कहते हैं। एक ऐसा तापमान जिसपे ठोस जो होगा द्रव में यदि परिवर्तित हो जाएगा तो उसको अपन गलनांक कहेंगे। आओ इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। बात समझ में आई? दिल वाली बात तो आपके समझ में आ ही गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास है भाई H2O, मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास H2O है और ये आपकी द्रव अवस्था में है, ठीक है, मैंने इसको जल कह दिया। अब ये परिवर्तित हो रहा है H2O और ये इस पर, और ये आपका बर्फ हो गया। तो एक ऐसा तापमान होगा जिस पर जल और बर्फ आपके जो है साम्यावस्था पर होंगे, या आप ये कह लीजिए कि एक ऐसा तापमान होगा जिसपे H2O जो है वो द्रव अवस्था में भी पाया जाएगा और वाष्प अवस्था में भी पाया जाएगा। बस उसी तापमान को हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो तापमान होगा ना 0 डिग्री सेल्सियस, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, हिमांक बोलेंगे। क्योंकि इस पर जो है आपका जल हिम यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा भाई, हिमांक हो जाएगा। और इसका कुछ इंग्लिश में भी नाम होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद रखना है आपको भैया, एक ऐसा तापमान जब जल और बर्फ जो है आपके साम्यावस्था पर आ जाएंगे तो इस प्रकार के तापमान को हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल भी पाया जा सकता है और आपका जो बर्फ है यानी कि आइस है भाई वो भी पाया जा सकता है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास बर्फ है और ये परिवर्तित हो रहा है जल में, ठीक है, और जल जो है वो भी बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। तो जब हम बर्फ का जल में होना परिवर्तित देखेंगे तो अब यहां पर हम नाम क्या देंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, गलनांक। क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है भाई, बर्फ आपका जो गल रहा है और परिवर्तित किस में हो रहा था भाई, जल में, और इस पर हम बोलेंगे हिमांक। और ये भी कितना होगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ताप जो है वो यहां पर भी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई गलनांक बोलेंगे। इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है कि सर जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो गलनांक है या फिर हिमांक है। तो भैया 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक भी है और हिमांक भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। हम इसको एक नया नाम देते हैं, दैट इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? हाँ जी सर। तो बस, पर हिमांक और गलनांक को आप कभी समझा पाओगे जब आपको साम्यता के बारे में पता होगा। मतलब ये कि जितना बर्फ जल में परिवर्तित हो रहा है, यदि एग्जैक्टली उतना जल बर्फ में परिवर्तित होगा, तापमान आपका समय एक जैसा रहेगा और उसको आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यदि आप जल की बात करें, यदि आप H2O की बात करें, तो भैया जितना हिमांक होगा बस उतना ही गलनांक होगा, और दोनों ही कितने होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई दोनों ही कितने होंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो पक्का। इसलिए हमेशा आज के बाद ध्यान रखेंगे भाई, अब 11वीं कक्षा में आ गए, अब थोड़ी डेफिनेशन जो है उसका और स्टैंडर्ड अपने को बनाना है। इसलिए जब कभी भी स्टूडेंट्स बेटा आपको फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या हिंदी में कह लें हिमांक और गलनांक की डेफिनेशन लिखनी होगी, तो आपको जो है हमेशा साम्यता उपयोग करना ही करना है। क्या करना है, साम्य अवस्था या साम्यता उपयोग करना ही करना है। बिना इसके यदि आप करेंगे तो वो डेफिनेशन जो है बहुत स्टैंडर्ड लगने वाली नहीं है।
ये बात समझ में आ गया? आपने कहा वाह सर मस्त वाली बात। ठीक है, चलो आ जाओ, पक्का? डन डना डन डन डना डन डन डना डन। चलिए भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठोस और विलयन में साम्य केवल संतृप्त विलयन द्वारा ही प्रदर्शित होता है तथा विलयन में ठोस की विलेयता निश्चित तापमान पर नियत रहती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम विलयन की बात करते हैं, जिसको हमने 9th क्लास में सुना था, जिसमें विलायक और विलेय दोनों चीजें होती हैं, तो यहां पर जो ठोस की विलेयता होगी वो निश्चित तापमान पर ही कैसी होगी? नियत रहेगी। दैट्स ऑल। दूसरी बात, गैस विलयन साम्यता में द्रव में उपस्थित गैस की सांद्रता गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगे दाब के साथ क्या होती है भाई? समानुपाती होती है। सारे पॉइंट्स को लिख लो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अपन वहां पर पटक देंगे। ठीक है, चलिए, पक्का 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 पक्का, एकदम मजेदार बात। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई रासायनिक साम्यता है या फिर भौतिक साम्यता है। तो सीधी बात ये कि जब भी भौतिक साम्यता की बात होगी ना, आपको अपने दिमाग में एक चीज तो रखनी है, और वो पता है क्या? सामान्यतः हम इसको देखते हैं अवस्था परिवर्तन में। किसमें देखेंगे बेटा? तो जनरली हम इसको देखते हैं कहां पर भाई? अवस्था परिवर्तन, यानी कि स्टेट चेंज जब होगा तब हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? भौतिक साम्यता के या फिर साम्य के बारे में। तो इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अपने को हमेशा अपने दिमाग के अंदर सेट रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, आइए जी इन पॉइंट्स को जो है थोड़ा सा और मजे लेते हैं। आओ, तो भौतिक साम्य वाले विभिन्न निकायों के लिए कुछ सामान्य लक्षण कौन से होंगे? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। निकाय के जितने भी प्रेक्षणीय गुण होंगे या मापन योग्य गुण होंगे वो साम्य अवस्था पर क्या हो जाते हैं भैया? स्थिर हो जाते हैं। मतलब यदि आप एक अवस्था परिवर्तन की साम्य अवस्था देख रहे हो तो तापमान हमेशा कैसा रहेगा भाई? स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, साम्य गतिक प्रकृति का होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि साम्यता फॉरवर्ड यानी कि अग्र और बैकवर्ड यानी कि पश्चिम प्रक्रम एक साथ तथा समान वेग से क्या होंगे? संपन्न होंगे। तो ये थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूं, हायर भाषा जो आपकी हिंदी है उसमें लिख दिया गया, बट इसमें कुछ नहीं है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखो कि भैया जिस रेट से आपका अभिकारक उत्पाद बनेगा, बस उसी रेट से आपका उत्पाद जो है वो अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरी बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि गैसों से संबंधित साम्यता केवल बंद पात्र में ही प्राप्त होगी। यदि पात्र खुला होगा तो भैया अपन गैस के बारे में जानते हैं, कहीं रुकती नहीं है, मतलब जितना उसको फैलने का मौका मिलता है उतनी फैल जाती है। गैस से ज्यादा तो कोई फैलता ही नहीं। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि गैसों से संबंधित यदि आप इक्विलिब्रियम या साम्यता की बात करेंगे तो आपको हमेशा जो है ध्यान से देखिएगा भाई बंद पात्र ही चाहिए, ओपन में तो कछु होने वाला नहीं है। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, पक्का। चलिए, तो सारे के सारे पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं भैया, कुछ और पॉइंट्स को अपन खोपड़ी में सेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। साम्यता पर भाग लेने वाले सभी पदार्थों की जो सांद्रताएं होती हैं वो नियत ताप पर कैसी होती है भाई? नियत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट करेंगे। कुछ और तगड़े तगड़े अपन एग्जाम्पल देखने वाले, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, फोर्थ वाला पॉइंट तो आपने कहा सर वो एकदम चकाचक दिमाग के अंदर सेट हो चुका है। हम बात करने वाली है फिफ्थ पॉइंट के बारे में। ध्यान से देखना कि जब भी आप साम्यता की बात करते हो तो इसमें दो अलग अलग प्रावस्था बोले तो भाई स्टेट के बारे में बात हो रही है, राइट, में उपस्थित जितने भी स्पीशीज होती है। अब आप बोलेंगे सर स्पीशीज क्या होता है? तो भैया स्पीशीज का मतलब होता है अणु या फिर परमाणु। ठीक है, अणु यदि है तो आप उसको तत्व भी बोल सकते हो, परमाणु यदि है तो आप उसको यौगिक भी बोल सकते हो, या फिर यदि आप आयनिक की बात कर रहे हो तो आयन। बात समझ में आई? तो ये तीन चीजें ऐसी होती है जिसको केमिस्ट्री में अपन कहते हैं, केमिकल नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं, केमिकल स्पीशीज कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इनकी संख्या का जो अनुपात है वो नियत तापमान पर कैसा रहेगा भैया? एकदम नियत रहेगा। नियत तापमान पर एकदम कैसा रहेगा? नियत रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं। एक क्या लेते हैं भाई? उदाहरण लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय अवस्था में है, और इधर वाली आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो वो एक्वस यानी कि जलीय विलयन में। अब ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? क्या हम इसको उदाहरण के साथ समझ सकते हैं सर? तो बिल्कुल समझ सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
इसके लिए मुझे आप लोगों को एक मस्त वाली चीज बतानी पड़ेगी, मैं बताता हूं। चलो तो ठीक है, अपने पास जो है यार कोक की बोतल बनानी है मेरे को, बना देंगे बना देंगे। हाँ हाँ, और क्या ऐसी ही ये बोतल होती है? चलो ऐसी ही ये बोतल होती है, और चलो ये मैंने यहाँ पर एक कोक की बोतल बना दी। ठीक है जी, मैंने जो है भैया एक कोक की यहाँ पर बोतल बना दी। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले लीजिए, है ना, सोडा जिसमें भरा हुआ है, दैट्स ऑल, जिसमें सोडा वाटर है, क्योंकि वहीं पर तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसलिए आपने देखा ना कि आप इसको जब हम बहुत ज्यादा हिलाते हैं, बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा, तो अंदर का जो वाष्प दाब होता है भाई वो बढ़ जाता है। और इज इट लुकिंग लाइक बोतल? आपने कहा हाँ सर ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो दिख ही रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर भरी है भैया कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये यहां पर आपका पूरा कोक भरा हुआ है, और बहुत ध्यान से देखेंगे, राइट। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, ठीक है। तो अच्छा, ऊपर की तरफ की कहानी कुछ और है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ की कहानी कुछ और है कि यहां पर जो CO2 है ना वो गैसीय अवस्था में है, और नीचे की तरफ देखो इतना ही कोक भरा हुआ है, बाकी का जो है वो अपन ने अपने दोस्त सोनू को पिला दिया। बाकी का जो कोक है वो यहां पर बिल्कुल खाली जगह, यहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी और गैसीय अवस्था में भरी होगी। यदि इस पे कोल्ड ड्रिंक होती तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बात समझ में आई, वो आपके जलीय विलयन में है, और ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी गैसीय अवस्था में है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, राइट, वो आपकी एक्वस यानी कि जलीय विलयन में है। आपने कहा सर बड़ी मजेदार कहानी। तो मैं कह रहा हूं कि भैया जितनी CO2 गैसीय अवस्था से किसमें परिवर्तित होगी, जितनी CO2 गैसीय अवस्था से किसमें परिवर्तित होगी, तो भाई जलीय विलयन में, एक्वस में, उतनी ही जलीय विलयन वाली किसमें परिवर्तित हो जाएगी आपकी, तो गैसीय अवस्था में। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम दोनों की सांद्रता का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि सुनो, हम अनुपात निकालेंगे, हम थोड़े और हीरो बनेंगे, बात समझ में आई। तो साम्यावस्था पर यार इसको ऊपर लिखें क्या? हाँ ऊपर लिखते हैं ना, रुको। तो मैंने कहा भैया सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। साम्यावस्था पर हम एक काम करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं भैया, अनुपात निकालते हैं। अनुपात किसका? सांद्रता का। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि भाई आपके पास प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या है। तो आपने कहा सर जलीय वाली CO2 और गैस वाली जो है वो आपकी अभिकारक में है। तो हमने दोनों की सांद्रता का क्या किया भाई, अनुपात निकाल लिया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा CO2 का मैं अनुपात निकालूंगा जो कि एक्वस यानी कि जलीय अवस्था में है, बटे में यहां पर CO2 लिखने वाला हूं जो कि गैसीय अवस्था में है। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। तो आपने कहा सर ये कुछ ना कुछ अनुपात तो होगा ना, बिल्कुल। और यदि ये साम्य अवस्था पर है, यदि आप तापमान में परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तो ये अनुपात हमेशा स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि ये अनुपात स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको एक स्थिरांक तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बोलो यस सर, इसको स्थिरांक तो अपन बोलेंगे ही। साथ में किस चैप्टर में पढ़ रहे भाई, साम्य अवस्था में। तो वन थिंग इज क्लियर हियर कि हम इसको पक्का साम्य स्थिरांक कहेंगे। और इस तरीके से आपका जो साम्य स्थिरांक है उसकी क्या होती है, तो आपने कहा सर एंट्री होती है। बात समझ में आई? तो इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है, हीरोइन कौन है, तो हीरोइन तो अभी थोड़ी देर, हीरोइन की एंट्री यहां पर लेट है, पर इस पूरे चैप्टर की यदि आप हीरो की बात करेंगे तो वो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक। और जैसे ही आपने अब जो है भाई सांद्रता आपने निकाल ली ना, अब आपने यहां पर जो है सांद्रता निकाल ली, उनका अनुपात भी निकाल लिया। बात समझ में? तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर Kc कहेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर साम्य स्थिरांक, या फिर इसको हम किससे दर्शाएंगे, तो हमने कहा भाई स्थिरांक है, ओके के लिख दो। क्या हो रहा है, तो भैया सांद्रता के लिए निकाल रहे हैं, तो एक काम करो Kc लिख दो। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात। तो यहां से एंट्री होती है फिर आपके साम्य स्थिरांक यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, केमिकल कांस्टेंट नहीं। क्लियर? नोट बना लो बढ़िया से कॉपी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप कोल्ड ड्रिंक
पी सकते हो, मजे लो, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलिए जी, तो बेटा यहां तक की कहानी एकदम एकदम चकाचक है, मस्त है, ठीक है। आ जाओ एक आध उदाहरण वाले वगैरह देख लें क्या, कुछ और पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं कि साम्य स्थिरांक के मान से यह पता चलता है कि कोई अभिक्रिया साम्य स्थापित होने से पहले कितनी मात्रा में संपन्न हुई है और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद कितनी मात्रा में जो है आपके उत्पादक है और अभिकारक है, ठीक है। जैसे आप यहां से बता सकते हो कि भाई CO2 जो है इस एक प्रकार की गैस है जिसका जल में जो विलेयता है वो कैसी होगी, अधिक होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात ये कि किसी दिए गए तापमान पर किसी द्रव में ठोस को घोलने पर जो साम्यता मिलती है उसको आप कहते हो कि सर ये संतृप्त विलयन द्वारा ही मिलने वाली साम्यता है। तो ये कहानी भी क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ, पक्का। चलिए भाई एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में हमने क्या किया, एक बड़ा सा डिब्बा दिया है और इसके हमने दो भाग बना दिए। हमने कहा भैया कि एक भाग जो है, बात समझ में आई, हमने कहा कि भाई इसमें जो एक भाग है ना, वो A भाग है और दूसरा वाला B भाग है, ठीक है। और ये दोनों आपस में ऊपर से जुड़े हुए हैं पर यहां से विभाजित है। भाग B जो है इसमें रेडियो सक्रिय मेथिल आयोडाइड है जिसको मैंने CH3I कहा है, और दूसरे वाले में नॉर्मल मेथिल आयोडाइड है, मतलब ये रेडियो सक्रिय है और ये वाला नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कि पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार अपने से ट्राई करो, फिर तो मजा आएगा ही आएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और मजा क्यों आएगा, क्योंकि भैया यहां से हम जो है इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर फिट करेंगे। अब बेसिकली होगा क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वाली आपके रेडियो सक्रिय CH3I है, बात समझ में आई, मिथाइल आयोडाइड है। अब इसमें क्या होगा कि जब भी इसके वाष्प बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे और वो फिर इस तरफ चले जाएंगे, बात समझ में आई। और द सेम वे इसके जो वाष्प बनेंगे वो इस तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों के जो वाष्प हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे हो जाएंगे भाई, मिक्सअप हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, A और B भाग के ऊपर की वाष्प जो है वो कैसी हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव भाप है, वाष्प है, वो इस पूरे जगह पर है। आपने कहा हाँ जी सर, तो बिल्कुल 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 इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो आपने कहा सर ये हाँ होगा। दूसरा, क्या भाग A के द्रव में रेडियो सक्रियता आ जाएगी, भैया बिल्कुल आ जाएगी। पूछो क्यों, पूछो, क्योंकि जब भी ये संघनित होगी, देखो ये वाली वाष्प इस तरफ आ गई है और जब भी ये यहां पर संघनित होगी तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी और एक रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय आपके जो द्रव्य होता है वो दूसरे को भी रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव कर सकता है। तो दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हाँ होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब रासायनिक साम्यता होगी। क्लियर हो गई कहानी, यस सर। तो हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके आधार पे, तो भैया गतिक प्रकृति के आधार पर हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा सर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या ये कहानी क्लियर हो गई, आपने कहा हाँ जी सर, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तो कभी कभी डिटेल में भी लिखना होता है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, भाग A के ऊपर की जितनी वाष्प है वो आपकी कैसी होगी, रेडियो एक्टिव होगी, और A और B के ऊपर की जो भी वाष्प है वो आपस में मिक्स हो जाएगी। तो पूरी की पूरी जो भाप है, राइट, वो कैसी हो जाएगी भैया, आपके रेडियो एक्टिव हो जाएगी। दूसरे में भी हमने यही लिखा हुआ है कि A के ऊपर स्थित रेडियो सक्रिय CH3I जो है, इसकी वाष्प संघनित होगी, तो भाग A में उपस्थित द्रव भी कैसा हो जाएगा, रेडियो सक्रिय हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो दोनों ही क्वेश्चन में जवाब होगा यस, देयर विल बी रेडियो एक्टिविटी। और स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है भौतिक प्रक्रम में जिस भी प्रकार की साम्यावस्था होती है उसके बारे में पूरी बात कर ली है। और अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं भाई रासायनिक प्रक्रमों में साम्यता के सामान्य और महत्वपूर्ण अभिलक्षण के बारे में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बने रहना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर, यदि आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, ठीक है, क्योंकि YouTube में जनरली क्या होता है, पढ़ाई तो होती है, बीच बीच में एड्स आ जाते हैं। वेबसाइट के थ्रू यदि आप जाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये कहानी हो जाएगी। ऐप के थ्रू यदि आप जाएंगे तो ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। करना क्या है, गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन पर जाकर आपको सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन। जैसे आपने किया सर्च, वैसे ही कुछ इस तरीके से एक पेज आपके सामने होगा, राइट। देखो यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट भी दिया हुआ है ना। आप यदि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स हैं तो भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक, और ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
ऑन द सेम वे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस और कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में आप बुक्स और ई बुक्स भी एक्सेस कर सकते हो, इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो बढ़िया से आज की क्लास आपको देखनी है। यदि कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट आपको पूछना है, और इसी तरीके से बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के साथ। हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।